इतिहास जो है वो मॉनसून सत्र 2025 को इस बात के लिए याद रखेगा कि इस सत्र में जो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनकर, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। बेशक से उन्होंने इस्तीफ़ा जो है वो अपना हेल्थ कारणों से दिया, लेकिन इस बात को लेकर हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट ने कभी इस्तीफ़ा दिया। इससे पहले या तो उनका टर्म ख़त्म हो गया था या फिर उन्हें एलिवेट कर दिया गया था। ये पहली बार हुआ है कि टर्म ख़त्म होने से पहले जगदीप धनकर ने इस्तीफ़ा दे दिया। इसके साथ साथ इस बात के लिए भी याद रखा जाएगा कि जो एनडीए है, उन्होंने महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को चुना है कि अब वो नए वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। इसे लेकर जो सीपी राधाकृष्णन हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मुलाकात के बाद ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट के नॉमिनी हैं। उन्होंने बहुत लंबे समय तक जो है वो पब्लिक सर्विस की है और कई बातों को लेकर उन्होंने उनकी सराहना की और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो जो है वाइस प्रेसिडेंट के नॉमिनी के रूप में देश की और ज़्यादा सेवा करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट था। तो क्या वजह थी कि इन्हें चुना गया, यानी सीपी राधाकृष्णन को चुना गया एनडीए द्वारा? क्या सिर्फ क्योंकि जगदीप धनकर जो थे वो नॉर्थ इंडिया से थे और जो सीपी राधाकृष्णन है साउथ इंडिया से हैं, क्या ये एक सिर्फ डिफरेंस है कि जो दोनों को अलग अलग करता है? क्या सिर्फ एक ज्योग्राफिकल रीजंस हैं कि भारतीय जनता पार्टी या फिर के एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को चुना? क्यों जो एक सॉफ्ट स्पोकन नेता है महाराष्ट्र में, जो गवर्नर हैं, वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुना गया? तो इन्हीं सभी सवालों को लेकर आज जब हाउस रिकन्वीन हुआ 18 अगस्त को, तो इसके ऊपर जो है वो चर्चा खूब हो रही थी। जो सोर्सेज हैं उन्होंने जनसत्ता को बताया, जो भारतीय जनता पार्टी है वो धनकर की टेम्पलेट को दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहती थी। धनकर की टेम्पलेट क्या कि धनकर साहब की टेम्पलेट इसको कहेंगे कि जो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार से उनके जो रिश्ते थे वो पिछले कुछ दिनों में सही नहीं चल रहे थे। इसे लेकर जो बातें हैं वो नेताओं के जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उनमें भी हो रही हैं और जो विपक्षी नेता हैं उनके बीच में भी हो रही हैं। यही नहीं, इस बात के ऊपर भी चर्चा हो रही है कि जब धनकर साहब वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर एज अ चेयर राज्यसभा पर बैठते थे तो उनका एक सीधा कन्फ्रंटेशन जो था वो ऑपोजिशन बेंचेस के साथ होता था, जिसे लेकर जो है वो सरकार भी खुश नहीं थी क्योंकि वो ऐसा आरोप लगता था कि वो खुलेआम जो है वो ट्रेजरी बेंचेस को सपोर्ट करते थे और उन्हें फेवर करते थे। तो इसे लेकर भी चर्चाएं जो हैं वो खूब हो रही थी। तो अब क्या जो नए नॉमिनी हैं, जो न्यू इनकम्बेंट हैं राधाकृष्णन साहब, उनके आने से क्या तस्वीर जो है वो राज्यसभा की बदलेगी या नहीं बदलेगी, इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। हम यहाँ पर आपको ये बता दें कि जो राधाकृष्णन साहब हैं वो पार्लियामेंट के लिए कोई एक अनजान व्यक्ति नहीं है। उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है यहाँ पे पार्लियामेंट में होने का। दरअसल उन्होंने 5 बार जो है वो लोकसभा के चुनाव जो हैं वो लड़े हैं कोयम्बटूर लोकसभा सीट से। पहले 2 बारी यानी 1998 और 1999 में वो जीत उन्हें हासिल हुई थी और जो नेक्स्ट 3 बार वो लड़े थे यानी 2004, 2014 और 2019 में उन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी। तो कुल मिलाकर 5 बार वो जो है वो लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं। यही नहीं, वो गवर्नर भी रह चुके हैं। इससे पहले वो जो झारखंड के गवर्नर थे, फिर अब वो महाराष्ट्र के गवर्नर थे। तो उनके पास एक्सपीरियंस जो है वो बहुत है। अब यहाँ पर ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि जो टॉप 2 लीडर्स हैं, जो केंद्र में जो काबिज़ हैं, उन्होंने आखिर, यहाँ पर इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हो रहा है कि आखिर क्या वजह थी कि इन दोनों ने राधाकृष्णन साहब को ही क्यों चुना। इसके ऊपर बीजेपी के सूत्र कह रहे हैं ये इसलिए भी हुआ क्योंकि हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनकी चर्चा भी खूब हो रही थी। तो सीपी राधाकृष्णन साहब के चुने जाने से ये जो डिफरेंसेस हैं भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में, इन्हें कम करने की कोशिश जो है वो की जा रही है।
इस करके ये नाम जो है उसके ऊपर मोहर जो है वो लगाई गई है। दरअसल जो राधाकृष्णन साहब हैं वो लोकसभा एमपी बनने से पहले तमिलनाडु यूनिट के जो थे वो प्रेसिडेंट भी थे। वो एक एक्टिव रोल उन्होंने प्ले किया था। आरएसएस में भी वो काम कर चुके हैं, इसलिए माना जा रहा है कि आरएसएस ने भी रेकमेंड किया होगा उनका नाम, जिसके ऊपर अब जो एनडीए के नेता हैं उन्होंने ये मोहर जो है वो लगा दी है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता देंगे कि दोनों की पर्सनालिटी, क्योंकि डिफरेंसेस की भी बात हो रही है, कि धनखड़ साहब की पर्सनालिटी जो थी वो राधाकृष्णन साहब की पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग है। जो धनखड़ साहब थे वो एक जाट लीडर थे, वो पहले कांग्रेस में भी रह चुके थे, जनता दल में भी रह चुके थे। उसके बिल्कुल विपरीत जो हैं राधाकृष्णन साहब हैं, वो हमेशा से संघ के साथ जुड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़े रहे। दूसरी बड़ी बात जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये फोकस करती रही है आजकल इन दिनों कि वो साउथ में अपनी जो पकड़ है वो बढ़ाए, लेकिन उसको जो है वो कामयाबी नहीं मिल रही है। तो ऐसे में जो राधाकृष्णन साहब का जो एक नॉमिनेशन को एक हरी झंडी दी गई है, तो वो एक पहल मानी जा रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमेशा एक टैग लगा रहता है कि वो हिंदी बेल्ट की पार्टी है, वो इस टैग से अपने आप को अलग करना चाहती है। और उसका मानना है कि जो नाम उन्होंने चुना है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उसका फ़ायदा उन्हें आने वाले जो तमिलनाडु के असेंबली के चुनाव हैं उसमें भी मिलेगा, ऐसा सूत्रों का कहना है। साथ में ये भी बात है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 3 लैंग्वेज को लेकर जो एक वो पॉलिसी प्रमोट करती रहती है कि वो 3 लैंग्वेज पॉलिसी को प्रमोट कर रही है और हमेशा बोलती रहती है कि हिंदी भाषा जो है वो जो है इम्पोजिशन को लेकर उसके ऊपर आरोप लगते हैं। तो राधाकृष्णन के कैंडिडेचर्स की सिलेक्शन से उसके ऊपर ये जो आरोप हैं उसका भी क्रिटिसिज्म जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। साथ में ये भी देखा जा रहा है कि ये जो चॉइस है ये पॉलिटिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, स्पेशली अगर हम उसे तमिलनाडु में होने वाले चुनावों के संगरूप जो है वो देखें। दरअसल जो राधाकृष्णन साहब हैं वो एक ओबीसी गौंडर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और ये कम्युनिटी जो है ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु और केरला के कुछ भागों में काफ़ी जो है उसकी पैठ है। तो माना जा रहा है कि उनके कैंडिडेट से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि वो इन इलाकों में अपने वोटों को और ज़्यादा पक्का करेगी। सबसे दिलचस्प बात जो यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट में डिस्कस हो रही है वो ये है कि क्या डीएमके उनके कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। कुछ भी करे, सपोर्ट करे तो वो तो एनडीए के फेवर में जाएगा ही जाएगा, अगर सपोर्ट नहीं भी करती है वो भी उनके फेवर में जाएगा, क्योंकि ये साफ हो जाएगा कि जो एमके स्टैलियन हैं उन्होंने एक फेलो तमिलियन को वोट नहीं किया और इसका फ़ायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले असेंबली चुनावों में भी मिलेगा, ऐसा बीजेपी के सोर्सेज का कहना है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात जो है वो सूत्र जो हैं वो बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि राधाकृष्णन साहब अगस्त 11 को, इससे पहले उनका जो कैंडिडेचर है वो अगस्त 17 को अनाउंस हुआ, लेकिन अगस्त 11 को उन्होंने एमके स्टैलिन से मुलाकात की थी और उनसे उनका हालचाल पूछा था। यही नहीं, जो ट्यूटिकॉन की एमपी हैं कनिमोही, उन्होंने भी प्रधानमंत्री से मिली थी और उन्होंने उनको धन्यवाद किया था क्योंकि उन्होंने एक नई टर्मिनल बिल्डिंग ट्यूटिकॉन एयरपोर्ट पे जो इनॉग्रेट किया उसे लेकर धन्यवाद किया था। तो जो पॉलिटिकल जो गपबाजी करते हैं उनका कहना है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में जो रिश्ते हैं थोड़े सुलझ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तो ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि डीएमके पार्टी जो है वो किसको सपोर्ट करती है। हालांकि ये भी बोला जा रहा है कि जो राधाकृष्णन साहब हैं वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हैं। इनफैक्ट कई उनके जो समर्थक हैं उन्हें कोयम्बटूर के वाजपेयी साहब के नाम से भी जो हैं वो जानते हैं। साथ में ये भी यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब धनखड़ साहब, क्योंकि ये बिल्कुल ऑपोजिट बात हो जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट एफिलिएबल हैं और ये जो धनखड़ साहब थे बहुत लाउड थे। जब वो आए थे वाइस प्रेसिडेंट बने थे तब उनका सीधा सीधा कन्फ्रंटेशन जो था वो वेस्ट बंगाल में टीएमसी के साथ था। तो ऐसे में जो राधाकृष्णन साहब हैं वो गवर्नर झारखंड और महाराष्ट्र और तेलंगाना और पुडुचेरी के भी रह चुके हैं और कहीं भी
कुछ जो है वो कन्फ्रंटेशन स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ नहीं हुआ, तो ये भी उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट जो है वो जाता है। बेशक से ये चुनाव जो हैं एक फॉर्मेलिटी हैं, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो फेवर करते हैं एनडीए को, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो इंडिया अलायंस है वो किसे जो है इनके खिलाफ जो है वो प्रॉप अप करती है। आज शाम यानी मंडे को जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनके घर पर जो इंडिया अलायंस का लीडर्स जो हैं वो अपनी तरफ से किसे नॉमिनेट करेंगे, इसे लेकर जो है वो मीटिंग भी होने वाली है। तो वो भी देखने वाली बात होगी कि कौन लीडर इंडिया अलायंस जो है वो प्रॉप अप करती है राधा कृष्णन साहब के खिलाफ। लेकिन दिलचस्प बात हम आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और अब अगर वाइस प्रेसिडेंट राधा कृष्णन साहब बनते हैं तो इनके बीच में एक चीज़ कॉमन भी है, वो है दोनों ही झारखंड के जो हैं वो गवर्नर रह चुके हैं। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि सभी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो आने वाले दिनों में अब झारखंड के गवर्नर बनना चाहेंगे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।